गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ रहे हैं मेटलर्जी को। और मेटलर्जी का ये अगला वीडियो। और आप बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, थोड़ी सी इसमें समझने की चीजें हैं, जटिल चीजें हैं। अगर आपका एग्जाम टफ बनता है तो उसमें इससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। पिछले वीडियो में हम मुख्य रूप से धातु कर्म के अंतर्गत आने वाले जो प्रक्रम थे, चाहे वो सांद्रण हो, सही है, चाहे वो आपका कैल्सिनेशन निस्तापन हो या फिर भर्जन हो, रोस्टिंग हो या फिर प्रगलन प्रगलन हो, तो इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा भाई कि गालक क्या होते हैं, धातुमल स्टैक क्या होता है, और जो आपकी सेंटर क्रिया है वो क्या होती है। इन सभी चीजों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु के, या तत्व लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। सही है, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, निष्कर्षण के सिद्धांत। और इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं। सही है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ आप समझने की कोशिश करें। जो अयस्क होता है, सही है, अयस्क से शुद्ध धातु या शुद्ध तत्व जब हम प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी विधियां हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं। इन विधियों को ही पढ़ने वाले हैं। इनसे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो बहुत धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक इस प्रकार की चीजें पहुंच सकें और आने वाले एग्जामों में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं आपकी हेल्प हो सके। तो देखेंगे, देखो, अगर हम सीधे एक शब्द में बात करें कि तत्वों के निष्कर्षण की जो विधियां हैं, तत्वों के निष्कर्षण की जो विधियां हैं वह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं या अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित हैं। इस पर आधारित हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं भाई। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसी से एक शब्द भी निकाला था हमने जब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को पढ़ा था, RED तो रेडॉक्स। सही है, तो इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ आप समझें कि जब हम तत्वों का निष्कर्षण अभी पढ़ेंगे, एक दो तत्वों का निष्कर्षण हम पढ़ भी लेंगे भाई आज, और बाकी के अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखेंगे, जब हम तत्वों का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं का प्रयोग होगा, और वो जितनी भी अभिक्रियाएं या रिएक्शन होंगी कैसी होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। ये वाली बात याद रखनी है। अगर तत्वों के निष्कर्षण की अभिक्रियाओं की बात करें तो बहुत सी अभिक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटनी। इसके अंतर्गत विद्युत अपघटनी विधियां। सही है, तो सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं हम, तत्वों के निष्कर्षण की आपकी विद्युत अपघटनी विधियां। विद्युत अपघटनी विधियां क्या होती हैं पहले तो आप यही समझें। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था भाई, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन से एक सेल बनता था, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता था भाई, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे और उन्हें आपस में बैटरी से जोड़ दिया जाता था, और उसमें हम क्या लेते थे, एक विद्युत अपघट्य। क्या लेते थे भाई, विद्युत अपघट्य लिया करते थे। तो इस प्रकार के सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल में के माध्यम से जो अभिक्रिया कराई जाती हैं उन्हीं विधियों को क्या कहते हैं हम, विद्युत अपघटनी विधि। अब इनसे किन किन तत्वों का निष्कर्षण किया जा सकता है, बस यही याद रखना है आपको। सही है, तो याद रखेंगे, देखो जितनी भी क्षार धातु होती हैं आपकी,
जितनी भी क्षार धातु होती हैं, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सभी क्षार धातुओं में आती हैं। जितनी भी क्षारीय मृदा धातु आती हैं, क्षारीय मृदा धातु होती हैं, जैसे आपका कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो ये क्षारीय मृदा धातु में। इसके अतिरिक्त जो एल्यूमिनियम है, इन सभी धातुओं का मुख्य रूप से विद्युत अपघटनी विधियों के माध्यम से, विद्युत अपघटनी विधियों के माध्यम से निष्कर्षण किया जाता है, इनके जो भी अयस्क होते हैं उनसे। तो याद रहेगा भाई, जो क्षार धातु होती हैं और क्षारीय मृदा धातु और एल्यूमिनियम, इन सभी धातुओं का निष्कर्षण यानी कि इनके अयस्क से इन्हें शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त करना किन विधियों के माध्यम से होता है? विद्युत अपघटनी विधियों के माध्यम से होता है। आप इतनी बात समझ गए होंगे भाई। और देखेंगे, देखो इन विधियों में धातु को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो धातु होती हैं या जो तत्व होते हैं उनके हैलाइड लेते हैं हम। क्या लेते हैं भाई? हैलाइड। आपको पता है भाई हैलाइड आयन कौन कौन से होते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इनके साथ इनका लवण लेते हैं और इसके अतिरिक्त इसी का दूसरा लवण, इसी का दूसरा लवण या फिर दूसरी धातु का लवण लेते हैं और उसका हम क्या करा देते हैं? फिर विद्युत अपघटन। तो इस प्रकार से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। एक दो का देखो मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे भाई। जैसे आप ये मानकर चलें, हमें सोडियम का निष्कर्षण करना है। हमें किसका निष्कर्षण करना है भाई? सोडियम धातु का। तो देखेंगे, देखो अगर आपको सोडियम धातु प्राप्त करनी है तो सोडियम धातु का हैलाइड लेना पड़ेगा। वो किसी के साथ भी ले सकते हैं। आप सोडियम फ्लोराइड ले सकते हैं, आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, आप सोडियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, आप सोडियम आयोडाइड कोई सा भी ले सकते हैं। तो आपके लिए NaCl लेना आसान रहेगा भाई, क्योंकि जानते हैं उसे आप। हमने लिया नमक, और इसके अतिरिक्त एक और लेना पड़ेगा आपको सोडियम का ही, इसके अतिरिक्त कोई और फ्लोराइड। तो आपने NaF ले लिया। तो देखो NaF की उपस्थिति में जब NaCl का विद्युत अपघटनी सेल में निष्कर्षण कराया जाएगा तो हमें Na प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई? ऐसा क्यों होता है? तो आप याद रखेंगे, जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु और एल्यूमिनियम होती हैं, हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा था भाई। देखो लिथियम तो सबसे ऊपर थी ही, सोडियम, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं ऊपर थी। यानी कि ये कैसी होती हैं? अधिक सक्रिय होती हैं, और सक्रिय होने के साथ साथ ये प्रबल धन विद्युती भी होती हैं। प्रबल कैसी होती हैं? धन विद्युती। और साथ ही साथ ये कैसी होती हैं? प्रबल अपचायक भी होती हैं। तो ये इतने सारे गुण होने के कारण इनका जो विद्युत अपघटन है वो किस विधि से कराया जाता है? विद्युत अपघटनी विधि से कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, सोडियम का आपने कोई हैलाइड लिया और इसके अतिरिक्त किसी दूसरे धातु का हैलाइड ले लें। मान लो आपने कैल्शियम का हैलाइड ले लिया, तो या तो इस मिश्रण को ले लें आप पूरा, या फिर इसका विद्युत अपघटन करा दें। दोनों ही विधियों में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको मैग्नीशियम चाहिए, सही है, तो मैग्नीशियम का कोई भी लवण ले लें। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, तो इसके अतिरिक्त हमें सोडियम क्लोराइड भी लेना पड़ता है और कैल्शियम क्लोराइड। अगर इस पूरे मिश्रण का हम क्या करा दें? विद्युत अपघटन करा दें विद्युत अपघटनी सेल में, तो हमें मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो जाएगी। जबकि एल्यूमिनियम के लिए चीजें थोड़ी सी अलग हैं, वो पूरी विधि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम के लिए आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए हमें निर्जल एल्यूमिना लेना पड़ता है, Al2O3। ये होता है निर्जल एल्यूमिना। क्या होता है भाई? निर्जल एल्यूमिना। और इसे Na3Al की उपस्थिति में, ये फ्लोराइड है देखो, की उपस्थिति में हम निष्कर्षण करा देते हैं। इसे पहले भी बताया था मैंने, इसका सूत्र याद रखना, बहुत पूछा जाता है भाई। यह है क्रायोलाइड। क्या है ये? क्रायोलाइड। ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का एक खनिज कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से किसका निष्कर्षण कर सकते हैं हम?
किसका कर सकते हैं भाई, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनी विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे ये बात। अब देखो दूसरे तरह की विधियां हम देखते हैं। आप हेडिंग लिख सकते हैं अपचयन विधियां या रिडक्शन प्रोसेस। अपचयन विधियां या रिडक्शन प्रोसेस। तो देखेंगे, देखो जो अपचयन विधियां होती हैं, अपचयन विधियां या फिर रिडक्शन प्रोसेस, जो रिडक्शन प्रोसेस होते हैं उनका प्रयोग कब करते हैं हम, तो आप याद रखेंगे कुछ अयस्क सल्फाइड, कुछ धातुओं के अयस्क सल्फाइड या फिर ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड। और पहले भी बताया था कोई भी अयस्क किस प्रकार का है इस बात का निर्धारण कैसे होता है, उसमें उपस्थित पदार्थों की मात्रा के आधार पर। यानी कि सल्फाइड अयस्क है तो इसमें सल्फर अधिक अशुद्धि के रूप में होगा, ऑक्साइड अयस्क है तो इसमें ऑक्सीजन अधिक अशुद्धि के रूप में होगा। तो इस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं। अगर आपके पास किसी भी धातु का अयस्क या तो सल्फाइड है या फिर ऑक्साइड, तो उसका निष्कर्षण आप अपचयन विधि द्वारा करेंगे। सही है, इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे आपके पास जिंक, जिंक का सल्फाइड अयस्क होता है भाई जिंक ब्लेंड। अगला जैसे आपका होता है कोबाल्ट, जैसे होता है टिन। तो इन सभी का निष्कर्षण कार्बन द्वारा अपचयन कराया जाता है। इनका कार्बन द्वारा अपचयन करा के शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो याद रखेंगे चाहे जिंक हो या कोबाल्ट हो या टिन। ये जिंक है, आप जानते हैं भाई प्रतीक, ये है कोबाल्ट और ये है आपका टिन। तो इन धातुओं का कार्बन के द्वारा अपचयन कराकर शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। देखो विधियां हम नहीं पढ़ेंगे भाई कि किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है, वो आपका नहीं आना। वन लाइन क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण अपचयन विधि द्वारा किया जा सकता है या नहीं। तो बस इतना ही याद रखना है आपको। और देखो जैसे होता है लोहा, सही है, तो लोहे के ऑक्साइड अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो ये सभी ऑक्साइड अयस्क होते हैं। और होता है आपका निकेल, तो इन दोनों का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन कराया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन कराया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब कुछ धातुओं के सल्फाइड अयस्क हैं, कुछ धातुओं के सल्फाइड अयस्क हैं, जैसे कॉपर, जैसे लेड, जैसे मरकरी। और आप जानते हैं कॉपर का तो याद हो गया होगा, पिछली 2 क्लासों से हम पढ़ रहे हैं कॉपर पाइराइट CuFeS2। इसे क्या बोलते हैं भाई, कॉपर पाइराइट या कैल्कोपाइराइट या चैल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट। और पीबी का गैलेना आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, PbS, इसे क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं। और मरकरी का तो आपको याद होगा भाई, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सिनेबार HgS। तो ये तो रट लो आप बिल्कुल, मरकरी का S क्या होता है, सिनेबार HgS। तो इन सभी धातुओं के सल्फाइड अयस्क हैं, और जिन धातुओं के सल्फाइड अयस्क हैं उनका निष्कर्षण होता है स्वतः अपचयन विधि द्वारा। स्वतः अपचयन विधि द्वारा। स्वतः अपचयन विधि क्या होती है, पहले तो यही समझें। ये जो अयस्क हैं इनका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण कराते हैं हम। क्या कराते हैं भाई, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण। और जब आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है तो जो ऑक्सीकृत रूप होता है वो अपने आप ही, आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा अलग से, जो ऑक्सीकृत रूप होता है वो जो अयस्क होता है उसका अपने आप ही अपचयन कर देता है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या रखा गया है, स्वतः अपचयन विधि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कॉपर का। कॉपर की आपने 2 प्रकरण पढ़ लिए थे भाई, कॉपर का भर्जन कैसे होता है और कॉपर का प्रगलन, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो कॉपर में अगर भर्जन की जो प्रगलन हमने किया था, प्रगलन में
हमें प्राप्त होता है Cu2S, क्यूप्रस पाइराइड। और इसके बाद जब छोटी बात्या भट्टी में इसका प्रगलन कराते हैं तो उससे हमें मिलता है Cu2O, और ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। जो सल्फाइड है उसकी कुछ मात्रा ऑक्साइड में बदल जाती है और ये परस्पर एक दूसरे को स्वतः ही अपचयित कर देते हैं और यहीं से हमें मिलता है कॉपर। तो इस प्रकार से इन धातुओं का स्वतः अपचयन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे ये इतनी धातु हैं, इनका किस विधि द्वारा अपचयन होता है, किस विधि द्वारा निष्कर्षण होता है, अपचयन विधि के द्वारा। और मुख्य रूप से जो कॉपर होता है ये बहुत पूछा गया है, कॉपर का निष्कर्षण किस विधि से होता है, स्वतः अपचयन विधि द्वारा। तो क्लियर है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं तो नोट कर सकते हैं। और एक दो विधि हैं तो उन्हें और पढ़ लेते हैं, देखेंगे। देखो अब सोना और चांदी का और पूछा जाता है आपसे, सोने का और चांदी का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। तो देखेंगे, देखो सोने और चांदी के निष्कर्षण की दो विधियां हैं, सोने और चांदी के निष्कर्षण की दो विधियां हैं। एक तो धातु का साइनाइड संकर बनाकर और दूसरा अमलगमन विधि द्वारा। ये दो प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस से आप सोने का और चांदी का निष्कर्षण कर सकते हैं। सोने का और चांदी का आप जानते हैं, चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट, क्या होता है भाई, अर्जेंटाइट। तो AgS Ag2S होता है भाई। तो आप याद रखेंगे, तो मुख्य रूप से धातु का साइनाइड संकर बनाकर या फिर अमलगमन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण किया जा सकता है सोने और चांदी का। बस यही शब्द याद रखना है। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि धातु का साइनाइड संकर क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो अयस्क है चाहे तो चांदी का चाहे सोने का, जो अयस्क है उसे वायु द्वारा या वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम साइनाइड, ये क्या है, सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है और इसका एक संकर लवण बना लिया जाता है। वो होता है, देखो NaAgCN का होल ट्वाइस, सही है। और इसी प्रकार से Au का बनेगा भैया, यहां पर Au आ जाएगा। तो ये सोडियम संकर लवण है सिल्वर का, या फिर यहां पर आप गोल्ड कर सकते हैं। और बाद में इसका अपचयन करा लिया जाता है, बाद में इसका अपचयन। तो इसी प्रकार से इसका निष्कर्षण हम कर सकते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा बातें याद नहीं रखनी, बस एक लाइन याद रख लो, धातु का साइनाइड संकर बनाकर सोने चांदी का निष्कर्षण कर सकते हैं आप, या फिर अमलगमन विधि द्वारा। अमलगमन विधि क्या होती है, पहले तो अमलगम समझे आप क्या होते हैं भाई। अमलगम किसे कहते हैं, तो अमलगम वास्तव में जो मरकरी होती है Hg पारा, मरकरी का धातु के साथ मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु, सही है। वास्तव में अमलगमन या अमलगम एक प्रकार की क्या होती है, मिश्र धातु, जिसमें एक धातु तो कौन सी होगी, मरकरी, और दूसरी कोई भी धातु हो सकती है। सभी धातुएं मरकरी के साथ मिश्र धातु बना सकती हैं, केवल दो को छोड़कर, एक तो लोहा और एक प्लेटिनम। लोहा और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातु क्या बनाती हैं भाई, अमलगम। क्या बनाती हैं, अमलगम। तो ये वाली बात याद रख लो, लोहा और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुएं क्या बनाती हैं, अमलगम। और अमलगम क्या होती हैं, मुख्य रूप से मरकरी के धातु के साथ बने मिश्र धातु। जैसे सोडियम का अमलगम बनाना है तो ये कहलाएगा सोडियम अमलगम, सोडियम की मिश्र धातु। जैसे जिंक का अमलगम बनाना है तो ZnHg, ये जिंक का अमलगम होगा। तो इस विधि के द्वारा भी इनका निष्कर्षण किया जा सकता है, क्योंकि सोना और चांदी ये दोनों के दोनों अमलगम बनाते हैं। सोना और चांदी दोनों के दोनों अमलगम
यानी कि सोने की मिश्र धातु और चांदी की मिश्र धातु किसके साथ, मरकरी के साथ बन जाती है, और इस विधि से भी हम निष्कर्षण कर सकते हैं। तो बस निष्कर्षण की इतनी ही विधियों को हम पढ़ते हैं भाई, यहीं से जनरली क्वेश्चन बन जाता है, या तो कॉपर का पूछा जाता है, या जिंक का पूछा जाता है, या लोहे का पूछा जाता है, या सोने और चांदी का किन विधियों से निष्कर्षण किया जाता है। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद देखो, ये जो निष्कर्षण करने की विधि है, इसमें भर्जन हमें करना पड़ता है, हमें प्रगलन करना पड़ता है, हमें निस्तापन करना पड़ता है। तो ये जो क्रियाएं हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं, बहुत ही उच्च तापमान पर होती हैं, और इसके लिए कुछ विशेष भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी वन लाइन में वो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो भट्टियों के बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जनरली एक एक दो दो बातें हमें लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख भट्टियां, तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख भट्टियां। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये हमारा, कुछ प्रमुख भट्टियां, तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां। तो देखेंगे, देखो सबसे पहली भट्टी आपको याद रखनी है भाई, परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी। इसके बाद एक होती है मफल भट्टी, मफल भट्टी एक होती है, इसका नाम तो सभी ने सुना होगा आपने, बात्या भट्टी, बात्या भट्टी। और एक होती है आर्क भट्टी, एक होती है आर्क भट्टी। तो ये चार भट्टियां हैं, और इनमें से ये जो ऊपर की तीनों हैं ये बिल्कुल एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब है ये उच्च ताप से है, उच्च ताप से है, उच्च ताप से है, ईंटों की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? उच्च ताप से है ईंटें, मतलब वे ईंटें जो बहुत हाई टेम्परेचर 2000, 3000 या 4000 तक का टेम्परेचर सहन कर सकती हैं। उन ईंटों की मुख्य रूप से चूने से बनी होती हैं। ये किससे? चूने या कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से मिलकर बनी होती हैं। और इन सभी भट्टियों में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईंधन, या तो कोयले के रूप में या फिर और किसी प्रकार से ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब इन सभी भट्टियों का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो बस यही लाइन याद रखनी है। जो परावर्तनी भट्टी है उसका प्रयोग मुख्य रूप से, उसका प्रयोग देखो किया तो बहुत जगह जाता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है केवल मैं आपको वो बता रहा हूं। इसका प्रयोग कॉपर के अयस्क, कॉपर के अयस्क, आपने कौन सा पढ़ा था? CuFeS2, कॉपर पाइराइड, कॉपर के अयस्क CuFeS2 कॉपर पाइराइड का भर्जन करने में, का भर्जन करने में। तो बस इतना ही याद रखना है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? कॉपर के अयस्क कॉपर पाइराइड का भर्जन करने में किया जाता है। जबकि मफल भट्टी की अगर हम बात करें तो जिंक का निष्कर्षण करने में, जिंक का निष्कर्षण करने में, जिंक का निष्कर्षण करने में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बात्या भट्टी होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? दो प्रकार की। एक तो छोटी बात्या भट्टी और दूसरी बड़ी बात्या भट्टी। छोटी बात्या भट्टी और बड़ी बात्या भट्टी। छोटी बात्या भट्टी जो होती है उसका प्रयोग जो कॉपर का अयस्क होता है उसके प्रगलन में किया जाता है। कॉपर का अयस्क जो होता है उसके प्रगलन में। जबकि बड़ी बात्या भट्टी का प्रयोग लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क का प्रगलन करने में किया जाता है। लोहे के अयस्क का प्रगलन करने में किया जाता है। तो आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है। जबकि आर्क भट्टी विद्युत अपघटनी होती है, विद्युत अपघटनी होती है, क्योंकि पीछे बहुत सारी विधियां पढ़ी थी हमने विद्युत अपघटनी। तो याद रखना विद्युत अपघटनी विधि, मतलब विद्युत अपघटनी विधियों में मुख्य रूप से आर्क भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन बातों को याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वन लाइन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित
जो भी सिद्धांत, जो भी विधियां थी या जो भी भट्टियां थी हमने पढ़ ली हैं। इससे आगे की चीजें बहुत ज्यादा डीपली थी, जो कभी पूछी भी नहीं जाती, तो वो हमने नहीं पढ़ी गई। अब इससे आगे की चीजें पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख धातु हैं जिनके निष्कर्षण से संबंधित सिद्धांत या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके, जैसे लोहे से संबंधित कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉपर के निष्कर्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। तो याद रखेंगे, देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम धातु को पढ़ रहे हैं हम Al। किसे पढ़ रहे हैं भाई? Al, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। तो निष्कर्षण के लिए क्या चाहिए हमें? अयस्क। अरे निष्कर्षण किससे किया जाता है? अयस्क। तो पहले इसके प्रमुख अयस्क देखने पड़ेंगे। और अयस्क कहां से मिलता है? जब हमें उसके मिनरल, खनिज पता हो, जब हमें उसके खनिज पता हो। तो सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करना है तो अयस्क की आवश्यकता है आपको। और अयस्क कहां से मिलते हैं हमें? खनिजों में से एक पदार्थ को ही हम क्या चूज करते हैं? अयस्क। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एल्यूमिनियम धातु के प्रमुख खनिज। एल्यूमिनियम धातु के प्रमुख खनिज या अयस्क कह सकते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी अयस्क या खनिज में अशुद्धि के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि यह किस प्रकार का है। अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी तो सल्फाइड अयस्क होगा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो ऑक्साइड अयस्क होगा, अगर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्लोराइड अयस्क होगा, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो फ्लोराइड अयस्क होगा। तो सबसे पहले प्रकार के इसके अयस्क हैं, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सिलिकेट अयस्क। सिलिकेट अयस्क या खनिज कह सकते हैं आप, सिलिकेट खनिज। क्लियर है भाई? और सिलिकेट खनिज मुख्य रूप से 3 हैं और तीनों याद रखने हैं आपको। 3 नहीं भी याद रखते तो 2 याद रख लेना भाई। एक होता है देखो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, कभी आपसे पूछा जाए चिकनी मिट्टी मुख्य रूप से किसका अयस्क है, तो आप बेधड़क होकर लगाना भाई एल्यूमिनियम का। सही है, इसे क्ले भी कहते हैं भाई। सही है, तो याद रखना। और दूसरा अभ्रक, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है अभ्रक किसका अयस्क है, तो अभ्रक किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इसे माइका भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? इसे माइका के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है फेल्स पार। तो इनके रासायनिक सूत्र नहीं पढ़ रहे। रासायनिक सूत्र का संगठन बहुत ज्यादा जटिल है, ना तो आप याद कर पाएंगे और ना ही कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो बस यही 2 मुख्य रूप से क्या अभ्रक आप याद रख सकते हैं, जनरली यही पूछा जाता है भाई। और दूसरे देखते हैं ऑक्साइड अयस्क। दूसरे ऑक्साइड अयस्क, कौन कौन से ऑक्साइड अयस्क आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जनरली पूछे जाते हैं आपसे। जैसे पहला है बॉक्साइड, बॉक्साइड। दूसरा है डायस्पोर, डायस्पोर। और तीसरा है कोरंडम, तीसरा है कोरंडम। तो ये 3 प्रमुख हैं और इनके रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं भाई। इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3.2H2O। Al2O3, देखो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है या नहीं, तो इसीलिए इसे ऑक्साइड अयस्क कहा गया है। डायस्पोर का होता है Al2O3.H2O और कोरंडम का होता है Al2O3। तो सभी में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए सभी के सभी क्या हैं? ऑक्साइड अयस्क। और एक होता है आपका होता है फ्लूओराइड अयस्क, फ्लूओराइड अयस्क। और इसमें आप जानते हैं भाई, या खनिज कह सकते हैं, इसे खनिज पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से। ये खनिज है सारे, ये भी क्या है भाई? खनिज। तो फ्लोराइड खनिज, तो इसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक होगी। और ये पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, क्रायोलाइड, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्रायोलाइड। और इसका सूत्र आप जानते हैं Na3Al Na3Al। तो देखो फ्लोरीन है, इसीलिए इसे फ्लोराइड अयस्क कहा गया है।
और अगला है देखो मुख्य रूप से सल्फेट अयस्क, तो इसमें सल्फेट की मात्रा अधिक होगी भाई, सल्फेट खनिज से, और ये होता है एलुनाइड। क्या नाम है इसका? एलुनाइड। तो देखो ये हमें याद रखना है भाई, क्यों याद रखना है? क्योंकि एलुनाइड अयस्क से ही जो आपकी फिटकरी होती है, पोटास फिटकरी, उसका निर्माण किया जाता है। इसी से किसका निर्माण होता है? पोटास फिटकरी। और इसका जो सूत्र होता है वो देखो मैं आपको लिख रहा हूं, वो सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 4 AlOH का होल थ्राइज, 4 AlOH का होल थ्राइज, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 4 AlOH का होल थ्राइज। तो ये इसका सूत्र होता है। और देखो आप जानते हैं फिटकरी में ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, डॉट 24H2 और होते हैं। तो एलुनाइड से जो किसका है, इसके एल्यूमिनियम का आसानी से आप क्या बना सकते हैं भाई, आसानी से फिटकरी बना सकते हैं। तो ये इतने सारे अयस्क खनिज हैं, सही है। अब हमें इनमें से चूज करना है अयस्क कौन सा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स में से और या खनिज में से अयस्क कैसे छांटते हैं भाई, जिस खनिज में धातु यानी कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में हो, जिसमें एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में हो और आसानी से उसका निष्कर्षण किया जा सके और कम पैसों में निष्कर्षण किया जा सके, सही है। तो ऐसा खनिज है बॉक्साइड, ऐसा खनिज है बॉक्साइड। तो इसे हम क्या कह देंगे अब, अयस्क। यानी कि अब हमें एल्यूमिनियम धातु जो प्राप्त करनी है वो इसके अयस्क एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त करनी है भाई, इसके अयस्क बॉक्साइड से। तो याद रखना बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज है और इसी से क्या प्राप्त करते हैं आप, एल्यूमिनियम धातु। इसीलिए इसे और या अयस्क कहते हैं, और या अयस्क कहते हैं। तो अब हम एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे बॉक्साइड से, और हम पूरा नहीं पढ़ेंगे भाई, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं केवल आपको क्रमबद्ध वही बताऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस से, सही है। तो हेडिंग लिख सकते हैं आप, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। तो इन्हें आप नोट कर ले भाई, पूछे जाते हैं ये दो, तो आपको रटी लेने हैं, बॉक्साइड और अभ्रक या माइका किसके अयस्क होते हैं, एल्यूमिनियम के। किसके अयस्क होते हैं भाई, एल्यूमिनियम के। तो याद रखना इसे। अगला अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। तो देखेंगे, देखो कई क्रम में होता है। जो बॉक्साइड होता है Al2O3 डॉट 2H2O, तो बहुत ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये होता है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड से सबसे पहले हम बनाते हैं निर्जल एल्यूमिना Al2O3। इससे क्या बनाते हैं भाई, निर्जल एल्यूमिना कहते हैं इसे, सही है। और बॉक्साइड से निर्जल एल्यूमिना बनाने की 3 विधि हैं, बॉक्साइड से निर्जल एल्यूमिना बनाने की 3 विधि हैं। तो आप लिख लें, बॉक्साइड से निर्जल एल्यूमिना बनाने की 3 विधि हैं। एक तो है आपकी हॉल विधि, और दूसरी है आपकी बेयर विधि, और तीसरी है आपकी सर्पेक विधि, तो देखो 3 विधियों का प्रयोग करके आप बॉक्साइड से क्या बना सकते हैं, निर्जल एल्यूमिना, इसकी अशुद्धियों को समाप्त। और आप ये भी याद रखें कि इसमें मुख्य रूप से अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, 2 अशुद्धियां प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी, एक तो SiO2 और दूसरा Fe2O3। यानी कि इसमें अशुद्धि के रूप में, इसमें अशुद्धि कौन सी होती है भाई, 2 प्रमुख अशुद्धि होती हैं। एक तो फेरिक ऑक्साइड की, और दूसरी होती है सिलिका की। दूसरी अशुद्धि किसकी होती है, सिलिका की। तो याद रखना, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, इन दोनों की अशुद्धियां होती हैं, और इनकी परसेंटेज के आधार पर कि अलग अलग स्थानों से प्राप्त होने वाला जो बॉक्साइड होता है उसमें अशुद्धियां भी
अलग अलग प्रकार की होती हैं, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं काली मिट्टी। तो आप जानते हैं भाई अलग अलग संगठन होगा। तो याद रखेंगे हॉल विधि का प्रयोग आप कब करेंगे भाई, जब SiO2 और Fe2O3 यानी कि सिलिका और फेरिक ऑक्साइड मिट्टी में लगभग 50% हो, लगभग कितनी हो, 50%, तो हॉल विधि का प्रयोग करेंगे। हॉल विधि से आप क्या बना लेंगे, निर्जल एल्यूमिना। लेकिन बेयर विधि का प्रयोग तब करते हैं भाई जब SiO2 और Fe2O3 ये अधिक हो और ये कम हो, मतलब ये परसेंटेज में ज्यादा हो और ये परसेंटेज में कम हो, तब बेयर विधि से क्या बनाते हैं, निर्जल एल्यूमिना। और अब इसका उल्टा कर दो बस कि SiO2 जब ज्यादा हो और Fe2O3 जब कम हो, तब किसका प्रयोग करेंगे, सरपेक विधि। और याद रख लेना इसमें अमोनिया गैस बनती है, सरपेक विधि में कौन सी गैस बनती है भाई, अमोनिया गैस। तो ये 2-3 विधियां हैं। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, निर्जल एल्यूमिना। लेकिन हमें तो क्या चाहिए भाई, शुद्ध एल्यूमिनियम। तो निर्जल एल्यूमिना से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम धातु। क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम धातु। और एल्यूमिनियम धातु बनाने के लिए हॉल हेरोल्ट की विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं भाई, जो निर्जल एल्यूमिना है, निर्जल एल्यूमिना से शुद्ध एल्यूमिनियम धातु किसके द्वारा बनाते हैं, हॉल हेरोल्ट की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। और याद रखना इसमें होता क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो निर्जल एल्यूमिना है 60,000 से भी ज्यादा के टेम्परेचर पर पिघलती है। तो इतना टेम्परेचर थोड़ी करा जाएगा। तो इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है। तो याद रखना इसका जो गलनांक ज्यादा होता है उसे कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं हम। क्या मिलाते हैं भाई, क्रायोलाइट। तो याद रखना क्रायोलाइट जो होता है भाई, अभी पीछे हमने पढ़ा क्रायोलाइट क्या होता है, इसी का S Na3Al तो आपसे कभी पूछा जाए कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में मुख्य रूप से इसका गलनांक कम करने के लिए कौन सी पदार्थ मिलाया जाता है, क्रायोलाइट। या क्यों मिलाया जाता है, तो गलनांक को कम करने के लिए। और ये जो प्राप्त होती है धातु, ये अशुद्ध होती है। कैसी होती है भाई, अशुद्ध। तो हमें तो क्या प्राप्त करनी है, शुद्ध। तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए यानी कि शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए एक विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग और किया जाता है। देखो शुरू में ही मैंने आपको बताया था भाई, जो एल्यूमिनियम है वो विद्युत अपघटनी विधि से बनाई जाती है। तो विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग हो रहा है और एल्यूमिनियम से, निर्जल एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बन रही है। और इसमें क्या लिया जा रहा है, Na3Al सबसे शुरू में यही बताया था। क्लियर है, तो वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे एल्यूमिनियम धातु से शुद्ध एल्यूमिनियम धातु हम जो बनाते हैं वो हूप की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा बनाते हैं। तो 2 अपघटनी विधि ली गई है इसमें, विद्युत अपघटनी। एक तो हॉल हेरोल्ट की विद्युत अपघटनी विधि, इसमें निर्जल एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु बनाई हमने। और दूसरी हमने हूप की विद्युत अपघटनी विधि ली, इसमें जो अशुद्ध एल्यूमिनियम था उससे शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की। और यहाँ पर हमें शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाती है, इसे बाहर निकाल लेते हैं और प्रयोग के लिए ये तैयार होती है। तो देखो इसमें ये चीजें हमने पढ़ी हैं भाई, ये थोड़े से टफ एनडीए सीडीएस इस तरह के एग्जामों में पूछी जाती हैं। अगर बेसिक एग्जाम में आते हैं तो बच्चे छोड़ कर आते हैं। अगर आप पढ़ते हैं इन्हें तो हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आप कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर दें भाई, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।